नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। यशस्टी गुरुकुल एक्टिंग पर आप सभी का स्वागत है। तो आज ये हमारी सामाजिक विज्ञान विषय की पहली क्लास है। तो पहली क्लास है तो हमको ये समझ लेना, हमारा पहला काम होगा कि सामाजिक विषय के जो पढ़ना है इसको कितने भागों में कैसे कैसे बांट के हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम परीक्षा की प्रकृति के बारे में देखेंगे कि परीक्षा कैसे होती है। तो परीक्षा हमारी 100 अंकों की परीक्षा होती है। अब इस 100 अंकों में को हम 2 भागों में बांट देते हैं। 2 भाग कौन कौन से? 30 अंक तो हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो होता है ये 70 अंक की हमारी परीक्षा होती है। अब इस 70 अंक को भी क्या होता है कि ये भी 3 भागों में बटी हुई होती है। 70 अंक आप कहें कैसे? 70 अंक में ये 20 अंक तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, ठीक, जो होता है OMR बेस्ड, ठीक। ये मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ जिसमें 20 नंबर के OMR आती है, साथ ही साथ 10 नंबर का मैप आता है। और ये हो गया 20 10 30, बचा कितना? 40 अंकों को आपको प्रश्नोत्तर लिखना होता है। तो इन सभी चीज़ों की तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे, जिसमें से मैप भी है। मैप ये तो बहुत ही सिंपल होता है, मैप बहुत सिंपल होता है, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल होता है। 10 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या है, आपको मैप को भारत का जो मैप होता है उसको आपको याद करना होगा। याद करने से मतलब है कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, ये समझना होता है। तो वहाँ से ये काम हो जाता है अपना। रही बात 20 नंबर की, ठीक। तो इस 20 नंबर के लिए इसमें क्योंकि पूछा जाएगा बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है। तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए हम ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यही नाम, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है, SST गुरुकुल 18, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे ये चैनल है, चैनल को ज्वाइन करेंगे। अगर नहीं है तो आपको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल की, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। आप वहाँ से इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन क्यों करेंगे, मन में सवाल आ ही रहेगा, सर ज्वाइन क्यों करेंगे हम? ज्वाइन करने का मतलब है जो ये 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, इसकी तैयारी वहाँ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आपको क्विज के माध्यम से कराया जाएगा। वहाँ पे क्विज आपको मिलती रहेगी, तो आपको 20 नंबर के लिए हैरान नहीं होना है। प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप उसको करते रहेंगे, अंततः आपको लगेगा कि ये क्या 20 नंबर तो हमारे फ्री के आ गए। तो वहाँ से हो जाएगा क्विज के माध्यम से। साथ ही साथ दूसरा फ़ायदा क्या है, जो आपकी क्लासेस हो जाएंगी, क्लासेस की अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तीसरा से मतलब है कि आपको वहाँ मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स, क्या नोट्स, आपको नोट्स, मेरे द्वारा लिखे गए नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब आप उस नोट्स इस तरीके से लिखी गई है कि आपको पढ़ने में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप अच्छे तरीके से आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो नोट्स भी मिल जाएगी वहाँ पे, क्विज भी मिल जाएगा आपका। अब नोट्स से मतलब ये जो 40 नंबर है ना, 40 नंबर के लिए भी ये नोट्स है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अब ये तो बात हुई कि ये सामाजिक विज्ञान आपका जो 100 नंबर में बटा हुआ है, ये कैसे बटा हुआ है, ये इसकी बात हुई। अब हमारा तो उद्देश्य है इसको तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, कितने भागों में ये बटा हुआ है। ये तो अंक की बात हुई कि अंक कैसे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारा सिलेबस कितने भागों में कैसे बढ़ता है। सिलेबस बढ़ने से मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट का नाम एक ही है, SST, हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, लेकिन है क्या, ये 4 विषय हैं इसमें। 4 कौन से हैं? पहला आता है हिस्ट्री, जिसको आप बोलते हैं इतिहास। क्या कहते हैं आप? इसको कहते हैं इतिहास। दूसरा आता है ज्योग्राफी, जिसको आप बोलते हैं भूगोल। और तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स, जिसको आप कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। और चौथा इसमें जुड़ता है सिविक्स,
सिविक्स। सिविक्स कहे तो जिसको आप कहते हैं राजनीति शास्त्र। ठीक, क्या? राजनीति शास्त्र। से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो भूगोल में हमारा पहला चैप्टर आता है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको संसाधन को पढ़ना है और संसाधन का विकास कैसे होगा इसके बारे में हमको पढ़ना है। अब संसाधन में भी संसाधन पढ़ना है, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना है, साथ ही साथ संसाधन का विकास कैसे करें इसको पढ़ना है हमको। इसमें एक उदाहरण लिया जाएगा भूमि संसाधन। भूमि संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब भूमि संसाधन के अंतर्गत हम स्पेशली भारत के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मिट्टियाँ, या भूमि से तात्पर्य यही है कि भारत भूमि की मिट्टी या भारत की जो भूमि है वो कैसी है। तो इसके अंतर्गत हम लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मृदा का जो मिट्टी है हमारी, इसका संरक्षण कैसे हो सकता है, इसका बचाव कैसे हो सकता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत हमारा है संसाधन। तो सबसे पहले हमको जानना है संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो संसाधन की एक सिंपल सी परिभाषा होती है, हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्या करे? ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो क्या होगी? वो संसाधन कहलाती है। अब आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपकी इच्छाओं की, आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा वो संसाधन कहलाएगी। उदाहरण के तौर पे समझना है हमको। जैसे आप इस समय आप मुझको मोबाइल या लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो लैपटॉप क्या हुआ? वो एक संसाधन हुआ आपका। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूँ, संसाधन। ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, संसाधन है। आप कॉपी पे लिख रहे हैं, पेन द्वारा लिख रहे हैं, वो एक क्या है? संसाधन है। तो जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा वो क्या है? संसाधन है। साथ ही साथ, और देखो यही परिभाषा नहीं खत्म होती है कि यही परिभाषा हमारी खत्म हो गई। परिभाषा है नहीं खत्म हुई, इसको हमको और आगे लेवल पे भी पढ़ना है। आगे लेवल का मतलब है इसमें हम ऐड करेंगे जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब कहेंगे ये प्रौद्योगिकी क्या है? बात प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अब बात आती है कि ये प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी का मतलब है कि साइंस। ठीक, बेसिक सी बात है, साइंस। साइंस का मतलब है कि जैसे कोई वस्तु है उसका निर्माण करना है हमको, अगर उसके लिए प्रौद्योगिकी नहीं उपलब्ध है तो हम उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर निर्माण नहीं होगा तो हम उसको संसाधन के रूप में प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगा? जब तक कोई वस्तु उपलब्ध नहीं रहेगी और उसके बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी, साइंस है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? हमारा काम तो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से संसाधन क्या? संसाधन मतलब ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, साथ ही साथ जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, वो क्या होगा? संसाधन कहलाएगा। और इसमें ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है? अगला इसमें पॉइंट ऐड होगा जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। अब ये संभाव्य आ रहा है और यहाँ एक शब्द आ रहा है आर्थिक रूप। अब आर्थिक का मतलब है हमारा अर्थ का मतलब होता है धन से, धन का मतलब हमारे पूंजी से, पूंजी का मतलब रुपए से। अगर, और ये संभाव्य का मतलब संभव। क्या है? मतलब संभव। तो ऐसी वस्तु जिसको बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त पैसा उपलब्ध हो, तो वो क्या होगा? वो हमारा संसाधन होगा। जैसे उदाहरण की बात लें, उदाहरण आप मून जानते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा उपग्रह है।
आकाश में है। अब ये चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पे बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं। और खनिज क्या करते हैं, खनिज एक संसाधन है, क्योंकि खनिज से हमारी आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति होता है। जैसे कोयला है, खनिज निकल रहा है, उससे द्वारा हम बिजली बना रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो चंद्रमा पे बहुत सारे खनिज हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतनी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं, चंद्रमा से वो चीज़ लेके पृथ्वी पे आएँ। हमारे पास ऐसा प्रौद्योगिकी ना ही उपलब्ध है और ना ही इतनी पूंजी है, क्योंकि हमारा एक रॉकेट वहाँ जा रहा है, आ रहा है, उतने में ही हमारे हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अब चंद्रमा पर रखी हुई वो मिट्टी या खनिज जो है हमारे लिए संसाधन है ही नहीं, क्योंकि हम उसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। ठीक, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो हमारा है जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। अब ये बात क्या हुई भाई, ये कौन सी भला है, सांस्कृतिक रूप से मान्यता वाली बात आ गई। मान्यता वाली बात इतनी है कि सांस्कृतिक रूप से आप जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में अगर किसी भी वस्तु को समाज मान्यता नहीं देता है तो आप उसका प्रयोग करेंगे नहीं। अब जब आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा ही नहीं। जब आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करेगा वो, तो वो कैसे संसाधन कहलाएगा। बात हुई नहीं। जब तक समाज उस चीज़ को मान्यता नहीं देता, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे लिए वो वस्तु क्या है, संसाधन हो ही नहीं सकती है। तो सिंपल सा, अब ओवरऑल परिभाषा को हम क्या करेंगे, समेटते हैं। समेटने से मतलब हुआ कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन क्या हुआ, ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा संसाधन। तो ये हुई संसाधन की परिभाषा। और इसके उदाहरण की बात आएगी, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में आपको जो सारे चीज़ें दिख रही हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, जैसे सबसे पहले आप क्या है, सुबह क्या है, विद्यालय जाते हैं। विद्यालय किससे जाते हैं, साइकिल से। साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल क्या है, संसाधन है। इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है। साइकिल क्योंकि कई सामानों से मिलकर बना हुआ है, इसमें प्रौद्योगिकी को उपलब्ध है। समाज भी इसको मान्यता दिया हुआ है, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब पैसे, हम खरीद ले रहे हैं इससे। और क्या है, इसके लिए प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति ये कर रहा है। साइकिल हो गई। फिर आप जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, वहाँ क्या कर पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कमरे में बैठ के। तो कमरा क्या है, हमारा संसाधन है। किस पे पढ़ रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड क्या हुआ, आपका संसाधन हुआ। किससे पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, संसाधन हुआ। साथ ही साथ फिर आप घर आ रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो भोजन क्या हुआ, आपका संसाधन हुआ। यहाँ तक कि आप क्या टीवी देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं बैठ के वहाँ से मोबाइल पे, वो क्या है, संसाधन है, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। तो क्या है, संसाधन। संसाधन सिंपल से, एकदम सिंपल, समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। संसाधन किसे कहेंगे, संसाधन जो हमारी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वो संसाधन है। साथ ही साथ उसमें हम और ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, जो आर्थिक रूप से संभव हो। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हमने जान लिया संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण को हमने देखा उसके कुछ। अब हम देखेंगे संसाधनों को हम बांटेंगे। संसाधनों को बांटने से तात्पर्य है कि संसाधनों का हम वर्गीकरण करेंगे, हम उसको देखेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि संसाधन का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में किया जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला तो आपको कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। तो ये दो संसाधन हो गए। अब इसके बाद हमको देखना है, अब क्योंकि ये तो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं, जब बृहद स्तर पे हम इसको पढ़ना है तो बृहद स्तर पर थोड़ा इसको हम अलग भागों में बांटेंगे। अलग भागों में क्या बांटना है हमको, हमको पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को हम चार भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, चार भागों में। तो हमारा ये चार भाग कौन कौन सा है,
पहला आता है भाग का मतलब हम किसी एक प्रॉपर तरीके से कोई आधार रखते हैं, उसके आधार पे हम उसको बांट दे रहे हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का है। दो प्रकार से कौन, पहला जैविक, जैविक, दूसरा अजैविक, जैविक अजैविक। दूसरा पार्ट आता है इसमें, दूसरा पार्ट है कि समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर। अब बात आती है समाप्यता क्या है भाई, समाप्यता ऐसा है जो समाप्त होने वाले हैं। तो समाप्त होने के लिए क्या होता है, ये भी दो भागों में बंटता है। पहला नवीकरणीय, जिसको नया किया जा सके, और दूसरा अनवीकरणीय, नवीकरणीय अनवीकरणीय। ठीक, तो ये दो भाग हुए समाप्यता के आधार पर, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर। अब हम तीसरे बात करेंगे। तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा है कि स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अब ये स्वामित्व का है, स्वामित्व का मतलब किसी चीज़ पर प्रभुत्व, कि किसका है। ठीक है, तो जिस पर, या दूसरे शब्दों में कहें अधिकार, तो किस चीज़ पर किस किस का अधिकार है, उसके आधार पर इसको बांटते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर पहला, अब क्योंकि अधिकार के बाद अधिकार में सबसे पहले कौन सा आएगा, पहला व्यक्तिगत, खुद का अधिकार जिस पे है। व्यक्तिगत के बाद क्या आ जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हम व्यक्तिगत तो सबसे छोटा रूप हुआ। अब जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो व्यक्तिगत के बाद आ जाएगा आपका व्यक्ति, व्यक्ति के बाद क्या होता है, एक समुदाय, तो क्या हो जाएगा, सामुदायिक, सामुदायिक, सॉरी सामुदायिक, समुदाय बनेगा। समुदाय से और आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र बनेगा, तो राष्ट्रीय, और राष्ट्र से आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, तो स्वामित्व के आधार पर चार हमारे भाग हो गए, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब फिर चौथा, चौथा क्या है, चौथे में आता है विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर का मतलब कि विकास किस तरीके से किस स्तर पर किया जा रहा है, उसी स्तर पे हम इसको बांट देते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले संभावी, जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं उसके आधार पे कुछ ऐसे हैं जो संभव हैं कि हम उसको संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा संभावी हो गया, संभावी समझेंगे नहीं, संभावी। फिर अगला इसमें क्या हो जाएगा, भंडार, क्या हो जाएगा, भंडार। अब देखो संभावी, भंडार, संभावी मतलब जो संभव है उसके लिए बात हो रही है। दूसरा भंडार, भंडार के लिए बात हो रही है, कहीं पर उपलब्ध होगा तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीसरा बात आती है इसमें, तीसरा है संचित कोष, संचित कोष। तो संचित कोष का मतलब कहीं पर भी रखा होगा, हो सकता है कहीं संचित किया गया हो, उसको वहाँ से हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। ये हुआ संसाधनों का वर्गीकरण, चार भागों में वर्गीकरण। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा समाप्यता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के स्तर के आधार पर। ये इसके अन्य भाग हैं, इसको हमको विस्तृत तरीके से पढ़ना है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हम इस चारों पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चार का मतलब इसके जो पार्ट हैं इस पे भी चर्चा की जाएगी, इनके सभी को उदाहरणों को हम देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब विशेष तौर पर करेंगे, शेयर तो आपको करना ही करना है।